जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम बीए इकोनॉमिक्स बिहार यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर का पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लगातार पिछले कई दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। उसी के सिलसिले को आज इस लेक्चर में हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे फोकस विथ योर स्टडीज लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि पिछली क्लासेस में लगभग 1914 से 1914 से लेकर के उससे लेकर के अब तक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत को हम समझ रहे थे। बच्चों, इस सिलसिले में हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करी, जिसमें हमने सबसे पहले समझा था कि 1914 से लेकर के 1919 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। सर 1914 ही क्यों? तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1914 में शुरू हुआ था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार और ख़त्म हो गया था 11 नवंबर 1918 में। इस दरमियान कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था अच्छे से बहुत खराब की स्थिति में चली गई और बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी थीं जिनकी स्थिति पहले बहुत खराब थी। पहले का मतलब प्रथम विश्व युद्ध से पहले। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, ध्यान से सुने मेरी बात को, अगर आपका ध्यान हटा तो दुर्घटना समझिए घटा। इसीलिए बच्चों, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकी की अर्थव्यवस्था की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। परंतु प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो उसके बाद और उसके पहले भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था, पहले का मतलब युद्ध के दौरान अमेरिका की इकोनॉमी की स्थिति सुधरनी शुरू हो गई 1914 में ही, जैसे ही यूरोपियन देशों के बीच फाइट शुरू हो गया था। इसके ऊपर हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी अपने क्लासरूम के अंदर, और हमने एक एक करके समझा था कि 1914 से लेकर के 19 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। उसके बाद बच्चों हमने समझा था कि 1919 से लेकर के 1924 के बीच में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, और पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको लिखवा भी दिया था, जिसको आप घर पर अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं ये उम्मीद आपसे लगाए बैठा हूं। पॉइंट बाय पॉइंट हमने विश्लेषण किया था और उसको अपने कॉपी पर नोट डाउन करते चले गए थे। जैसे ही हमने 24 तक की अर्थव्यवस्था को समझ ली थी, फिर हमने चर्चा की थी 1925 से लेकर के 1929 तक की अमेरिकी इकोनॉमी की स्थिति। परंतु जैसा हम सबको पता है कि आर्थिक मंदी का दौर जो शुरू हुआ वो सन 1929 में शुरू हुआ मेरे बच्चों, और 1929 के प्रारंभ से नहीं, 1929 के मध्य मतलब 6 महीने बीतने के बाद अक्टूबर से ये सिलसिला आर्थिक मंदी का शुरू हो गया मेरे बच्चों। और फिर हमने शुरू किया था अपना सबसे इम्पोर्टेंट दौर 1929 से लेकर के 1933 का दौर। वो दौर जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, वो दौर जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया, वो दौर जिसने अमेरिका को यह एहसास दिला दिया कि संकट कभी भी आ सकती है। चलिए, इन समस्याओं के ऊपर इनके प्रमुख कारण क्या क्या थे उसको हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी चीजें थीं जिससे हमें पता लगा कि 1929 के बाद 1933 तक अमेरिका में आर्थिक मंदी आ चुकी है।
इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है मेरे बच्चों अपने क्लासरूम के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब उन सभी पॉइंट्स को, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने आपको 7 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे जो इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि 1929 से लेकर के 1933 के बीच आर्थिक मंदी आई थी, प्रमाण दे रहे थे। और उन सभी पॉइंट्स के अंदर हमने बहुत सारे सब पॉइंट्स लिखे थे। उसके बाद बातचीत बढ़ी थी कि सर इसके कारण क्या क्या थे, जरा सर आप कारण को बता दीजिए। तो मैंने आपको कहा था कि मैं कारण आपको न्यू चैप्टर में बताऊंगा, न्यू चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करेंगे बच्चों। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कि भैया चलो ठीक है सर आर्थिक मंदी आई, उसके कारण के बारे में आपने कहा कि बाद में बताओगे, तो अगला फेज सर लगता है कि आप ये बताने वाले हो कि इस आर्थिक मंदी से बाहर आने के लिए क्या क्या किया गया। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए अमेरिका में जो लोग बैठे थे, जिनके पास अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारने की शक्ति थी, उन्होंने क्या क्या किया, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या उन्होंने कुछ किया भी या नहीं किया, और किया तो कब किया, क्या समय पर किया या लेट हो जाने के बाद किया। 29 से आर्थिक मंदी शुरू हुई, 33 तक चली गई, क्यों चली गई, गलत पॉलिसी निर्धारण कर दिया क्या, या किया ही नहीं, या सोए थे, लेट से जगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, जिन सब का जवाब मैं आपको दूंगा, और एक एक करके आप सभी पॉइंट्स को लिखते भी चलेंगे मेरे दोस्त। जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा, या एक काम करें पहले आप लिख लें, लिखने के बाद मैं सारी चीजों को एक साथ बहुत अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। कहानी मैंने आपको समझाई हुई है, उसको बस शब्दों के रूप में आपको अपने कॉपी के ऊपर लिख लेना है। दिक्कतें जहां आएंगी मैं आपसे डिस्कस किया करूंगा। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर्स पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के दौर में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण आप एक कह सकते हो हथियार है आपके जीवन को सरल बनाने के लिए। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका जीवन कठिनाइयों की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और एक वक्त आएगा जब आपको अफसोस होगा, काश, आप कह रहे होगे काश मैं पढ़ लिया होता, और उस वक्त आपको मेरी ये बात याद आएगी, और क्या ये भी कह रहे होगे काश सर की बात मान ली होती। तो एनीवे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को लेके, अपने सपनों को लेके, देश के सपनों को लेके, और बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए जिस मेहनत की जरूरत है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको जरूरत है एक दिशा की, तो वो दिशा देने के लिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मैं आपके साथ हूं। तो चलिए, आज इस टॉपिक पर हमें डिस्कशन करना है। अब जरा चर्चा उसके बारे में कर लेते हैं। सर आपने हिंट्स दिया कि बच्चे आज हम पढ़ेंगे कि इस आर्थिक मंदी से बाहर आने के लिए अमेरिका ने किन किन पॉलिसीज का निर्धारण किया। What America has done to come out from this situation of economic crisis, ladies and gentlemen, this is the very important question. और आज हम जानेंगे इसी सवाल का जवाब। सो आप एक बिल्कुल फ्रेश पेज पर हेडिंग दे लें, और हेडिंग आपके स्क्रीन के ऊपर
महान आर्थिक मंदी के निवारण के लिए किए गए प्रारंभिक एवं उत्तरोत्तर उपाय, इनिशियल एंड प्रोग्रेसिव मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन। एक अच्छा सा फ्रेश पेज पर हेडिंग देके इंग्लिश हिंदी बोथ बाइलिंगुअल हम स्टडी करते हैं। समझेंगे हिंदी में, लिखेंगे भी हिंदी में। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर हम कैसे परीक्षा में उत्तर लिखें। चूंकि हिंदी माध्यम के बच्चे ज़्यादा हैं हमारे पास, हमारे इस बिहार के अंदर, इसीलिए मैं ज़्यादा हिंदी पर फोकस कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज पर अभी नहीं। फिर भी जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, 100 में 10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फैसला किया होगा कि मैं बीए इकोनॉमिक ऑनर्स इंग्लिश में लिखूंगा, वो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उनको उपाय बताऊंगा कैसे क्या करना है। और हिंदी मीडियम वालों के तो बल्ले बल्ले ऐसे ही हैं। चलो, जिस तरीके से मैंने आपसे क्लासरूम में डिस्कस किया है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट आंसर कैसे लिखोगे, उसी सेम फॉर्मेट में आप आंसर लिखना शुरू करोगे। देखो, एक हल्का सा बैकग्राउंड में आपके दिमाग में लिखवाने से पहले बना देता हूं बच्चों। जब यह आर्थिक मंदी आई थी, हमारा सामना 2 राष्ट्रपतियों से होगा और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा इस आर्थिक मंदी से हमें बाहर निकालने में, इस आर्थिक मंदी से बाहर निकालने में। चलिए, पॉइंट नंबर 1 बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर है, जरा उसको लिखना शुरू कीजिए। महान आर्थिक मंदी की शुरुआत राष्ट्रपति हूवर के समय हुई थी और हूवर 1933 के प्रारंभ तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। बच्चों, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। 1933 तक राष्ट्रपति बने रहे। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। पॉइंट से क्या पता चल रहा है कि राष्ट्रपति हूवर जो थे वो राष्ट्रपति के पद पर कब तक बने रहे? 1933 तक। और हम आर्थिक मंदी कब से पढ़ रहे? देखो, लिंक करना सीखो, कॉन्सेप्ट को लिंक करना सीख गए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जग जाएगा। कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुमको चुटकी में समझ में आ जाएगा अगर तुम ताड़ से ताड़ जोड़ना सीख गए। अगर ये जोड़ना नहीं सीखे तो दुनिया का कोई विषय पढ़ लो, तुमको सरल, इजी नहीं लगने वाला है। और हम आर्थिक मंदी जो सिनेरियो हम पढ़ना शुरू किए हैं बच्चों, किस सन से किस सन तक? 1929 से लेकर के 33 तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हूवर है, सुअर नहीं नालायक, हूवर बोलो घर पर बैठ के, हूवर हूवर हूवर। कहीं ऐसा ना हो 5 बार हूवर हूवर बोलो, 6ठे बार सुअर निकल जाए मुंह से, तो घर वाले ये ना कहें अबे किसकी संपर्क में पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स में सुअर कहाँ से आ गया। तो मेरी गरिमा भी बनाए रखना। चलो, हूवर साहब जो थे 1933 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाल के रखे हुए थे। और हम आर्थिक मंदी जो पढ़ रहे हैं वो 29 से 33 के बीच में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि खलनायक कौन है? नायक हूं मैं, खलनायक है तू। खलनायक कौन है बच्चों? तो खलनायक, मैं आपके स्क्रीन पर एक बार जरा खलनायक को, एक बार जरा मैं स्क्रीन पर खलनायक को दिखा भी देना चाहता हूं। खलनायक, हु इज खलनायक सर? हु इज खलनायक? तो खलनायक इज, हियर वी गो, हियर वी गो, यस, राष्ट्रपति हूवर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सर जरा इस राष्ट्रपति हूवर की तस्वीर दिखाना, हम देखना चाहते हैं सर, हम देखना चाहते हैं। ये कमबख्त है कौन?
जिसके दौर में इतनी बड़ी आर्थिक मंदी आई। तो मेरे बच्चों, राष्ट्रपति हूवर की तस्वीर आपके स्क्रीन पर यूं रही। आइए जरा इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, इनका कार्यकाल क्या है, कितने सालों तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे। स्क्रीन पर है, इस डिटेल्स को भी आप साइड में कहीं लिख लेंगे, मेन फॉर्मेट में नहीं। पहला नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको आप पेज के ऊपर लिख सकते हैं। हर्बर्ट हूवर इनका पूरा नाम है, जो 31st प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये कौन से कितने नंबर वे के प्रेसिडेंट थे? 31st प्रेसिडेंट थे। 4 मार्च 1929 से लेकर के 4 मार्च 1933 तक इन्होंने अमेरिका के इस गरिमा वाले पद को संभाल के रखा। तो बच्चों जरा डेट भी आप एक बार याद करके रखे रहना। कब से कब तक? 4 मार्च 1929 से लेके इनका कार्यकाल 4 मार्च 1933 तक। 4 मार्च 1933 तक। चलो ये तो आप अपने पेज के ऊपर लिख लो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रपति हूवर कितने नंबर वे के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो 31वें। उनका कार्यकाल 4 मार्च 1929 से लेके 4 मार्च 1933, 5 साल, 5 इयर्स। चलो पॉइंट नंबर 2 लिखना शुरू करो। स्क्रीन पर आपके नजर आ रहा है पॉइंट नंबर 2 को आप अच्छे से लिखिए। राष्ट्रपति हूवर को ऐसा लगता था कि यह मंदी खुद ही चली जाएगी, खुद ही ढल जाएगी लिखा है, या चली जाएगी। दोनों का मतलब बच्चों एक ही हुआ, दोनों का मतलब एक ही हुआ। हूवर साहब को ऐसा लगता था, क्या लगता था कि ये जो आर्थिक मंदी हमारी देश में बच्चों आई है ये यूं ही चली जाएगी, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई होते हैं ना निकम्मे जिनको पैसे की कमी होती है, या जो गरीब होते हैं वो सोचते हैं अरे भाई साहब एक दिन नींद मस्त लेनी है, चैन की नींद। सपना आएगा और सपना में 5 करोड़ रुपए आएगा मेरे अकाउंट में, खाते में क्रेडिट हुआ, मैसेज आया, बस वो उस दिन की तलाश में रहता है जब उसके खाते में कहीं से 5 करोड़ रुपए आ जाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वैसे ही थे हमारे राष्ट्रपति हूवर साहब। इनको ऐसा लगता था कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है ना, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है अमेरिका में, ये खुद टल जाएगी, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठे रहो। अतः पैराग्राफ नंबर 1, अतः क्या हुआ, क्या हुआ, कॉमा, अतः मंदी, अतः ये मंदिर गलत लिख दिया गया है, ये मंदी है, आप इसको करेक्ट कर लें। अतः आर हटा लें। मंदी को दूर करने के लिए प्रारंभ में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, किंतु जब अक्टूबर 1929 में शेयर बाजार अचानक गिरने लगे और आर्थिक संकट बढ़ने लगा, तब जाकर मंदी को नियंत्रण करने के लिए प्रयासों को तेज किया गया। बच्चों अपने उस कॉपी में जिसमें आप नोट्स बनाते हो, इन दोनों पॉइंट को काफी अच्छे से लिख लो, जैसे मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है मेरे बच्चों। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। उसके बाद ये डेट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। दिस डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, मार्क दिस डेट। 4 मार्च 1933 को, 4 मार्च 1933 को ये नाम भी, दिस नाम is also very important, this name is also very important। हम भारतीय क्या जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, this name is also very important। चलो नलायक। उसके बाद 4 मार्च 1933 को
रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका की सत्ता संभाली। यहाँ से कुछ कहानी बदलना अब शुरू हमको होगा। यहाँ से इकोनॉमी की स्थिति कुछ सुधरनी शुरू होगी। किसके काल में? रूजवेल्ट के काल में। जैसे ही याद है ना, अभी अभी हमने रिटायर करवाया था 4 मार्च 1929 से लेकर के 4 मार्च 1933, याद है ना। अभी मैं आपको पीछे वाले स्लाइड्स पर ले जाके भी दिखा दूंगा। छोड़िए, समय लगेगा, उससे बेटर है हम आगे बढ़ें। ये थे भाई साहब स्मार्ट से अपने रूजवेल्ट साहब, ये थे। इनके कार्यकाल के बारे में भी जरा जान लेते हैं कि कौन से प्रेसिडेंट थे। 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1933 अंटिल हिज डेथ। 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। जब तक 1933 से लेके इतना अच्छा इन्होंने प्रभावशील काम किया था, 1933 से लेकर के 1945 तक, 1945 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये राष्ट्रपति पद पर बने रहे। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखना भूलना मत। चलो, इंपॉर्टेंट डिटेल्स इनके बारे में हैं, आप कहीं साइड में लिख लीजिए। अमेरिका के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 3 कार्यकाल के दौरान 12 वर्षों तक इस पद पर बने रहे हैं। उनका निधन कब हुआ? पद पर रहते या पद के समाप्त होने के बाद? पद पर रहते हुए ही हुआ था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रॉम अदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू मस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक, write it on the top of your page or back side, wherever you want, but this is an important point, ladies and gentlemen. Don't ignore these little points. बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरीके से विद्यार्थी होता है। बूंद बूंद से उसका ज्ञान बढ़ता है, बूंद बूंद से। चलो, पॉइंट नंबर 4 लिखो जरा। चलो, ये पूरा पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 4, कृषि की स्थिति दयनीय। लगभग 40% उद्योग बंद हो गए थे। कब? हुअर साहब के कार्यकाल में। और लगभग 140 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। बैंकिंग और साख व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त और विदेशी व्यापार निम्न स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, इन सब के बारे में हमने पहले भी लिखा है, तो ये शब्द आपको परेशान नहीं करने चाहिए। ये सारे नए शब्द आपको नहीं लगने चाहिए। इन सारे शब्दों के ऊपर हमने गहरी चर्चा कर रखी है। तो कृषि की हालत, 40% उद्योग लगभग बंद हो गए। कृषि की हालत दयनीय हो गई। लगभग 140 लाख लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए थे। बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी, लेन देन की, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स, बैंकिंग की जो कार्य होती है, जो काम होता है किसी भी बैंक का, वो आपसे पैसा लेना और लेकर के लोगों को लोन देना, ये है बैंक का मेन काम। वाह। पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त और विदेशी व्यापार निम्न स्तर पर पहुंच गया था। जरा इस पूरे पॉइंट को सलीके से लिखिए बच्चों। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको। चलिए, नोट डाउन करना शुरू कीजिए। ऐसी भयानक परिस्थिति में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, वाह, एक और इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने, डेट शुड बी लर्न, आप सभी को याद कर लेंगे। रूजवेल्ट ने 6 मार्च 1933 को अमेरिकन कांग्रेस का एक अल्पकालीन इमरजेंसी, अल्पकालीन ब्रैकेट में है, ये जो आप इमरजेंसी देख रहे हो, दिस इज एन ब्रैकेट, इट विल बी रिटन विद इन द ब्रैकेट। अल्पकालीन इमरजेंसी, आप इंग्लिश में लिख लेना इमरजेंसी, आप इंग्लिश में लिख लेना बच्चों इमरजेंसी, मैं ऊपर लिख देता हूं।
इमरजेंसी को अमेरिकन कांग्रेस ने क्या किया, एक अल्पकालीन इमरजेंसी सेशन बुलाया और उसी दिन आपातकाल की घोषणा कर दी। कि किसकी घोषणा कर दी, इमरजेंसी, जो आप बहुत सुनते हो भारत में भी कि इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी हुआ था, उसी आपातकालीन की घोषणा कर दी गई। तो 6 मार्च 1933 को क्या हुआ, रूजवेल्ट ने अमेरिकन कांग्रेस की एक आपातकालीन इमरजेंसी बैठक बुलाई और उसमें घोषणा कर दी किस चीज की, आपातकालीन की इमरजेंसी की। और कुछ और फैसले किए उस इमरजेंसी में। उन्होंने क्या क्या फैसला किया, बैंक भुगतान स्थगन की घोषणा की। स्थगन का मतलब मोरेटेरियम इसको कहा जाता है, तथा स्वर्ण के आयात निर्यात पर रोक लगा दिया गया। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स किसका, गोल्ड्स के ऊपर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। 6 मार्च 1933 को रूजवेल्ट ने, अमेरिकन कांग्रेस ने जो मीटिंग बुलाई थी इमरजेंसी सेशन, उसमें आपातकालीन की घोषणा की और उसके ऊपर उस आपातकालीन में किन किन फैसलों को लिया गया। बैंक भुगतान स्थगन मैं समझाऊंगा, बैंक भुगतान स्थगन क्या होता है, आप चिंता नहीं करें, समय आने पर मैं इसको इजीली डिस्कस करूंगा। अभी बस आप अच्छे से डिटेल में लिखते चलें। 2 फैसले लिए गए, बैंक भुगतान स्थगन की घोषणा की तथा स्वर्ण के आयात निर्यात पर रोक लगा दिया। और एक और फैसला, स्वर्ण मार्क गोल्ड स्टैंडर्ड्स का परित्याग कर दिया, गोल्ड स्टैंडर्ड्स को हटा ही दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये भी एक इकोनॉमिकल टर्म है। गोल्ड को रखते हुए कई चीज़ों का फैसला किया जाता है, उसको भी मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। लिखते चले आप अभी क्लासरूम के अंदर। जो भी बच्चे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, ऐसे बच्चे जो हैं, हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों जो मेरी क्लासेस को रेगुलर अटेंड ना करते हों। YouTube पर कुछ ही वीडियोस जाती हैं, बाकी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी ज्ञान अधूरी नहीं रहनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट, चलो लिखो बच्चों। 6 मार्च से 16 मार्च 1933 तक चलने वाली इस आपात अधिवेशन में देश की आर्थिक वित्तीय एवं सामाजिक कार्यक्रमों के कुशल नियंत्रण एवं सफल संचालन हेतु किन किन बिंदुओं पर काम किया गया। अच्छा, एक चीज और क्लियर हो गया, ये जो डेट आपने बच्चों देखा, आपने नोटिस नहीं किया होगा। अगर आप नोटिस करते ना तो आप पकड़ लेते। 6 मार्च को रूजवेल्ट ने अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से एक इमरजेंसी सेशन बुलाई और 6 मार्च से 16 मार्च का मतलब क्या हुआ, कितने डेज, 10 डेज। वो बात कर रहा है 10 दिनों के लिए ये इमरजेंसी सेशन चला और उसको प्रभावशील बनाने के लिए वो जो इमरजेंसी सेशन था उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या क्या किया गया, संचालन हेतु क्या क्या किया गया। आइए जरा इसको जरा लिखिए आप, मैं आपको समय दे रहा हूँ, लिखिए, फिर इसके बाद आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। 2 प्रकार के विधेयक पारित किए गए हैं जिसमें किन किन बिंदुओं के ऊपर बात की गई थी, आइए हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला, इसको आप डिटेल में लिखेंगे बच्चों, डिटेल में लिखोगे, तत्कालीन समस्याओं के निराकरण हेतु सहायता एवं पुनरुत्थान अधिनियम, रिलीफ एंड रिकवरी एक्ट तथा अस्थायी प्रगति। इन दोनों को आप काफी डिटेल में लिखो, तसल्ली से लिखो, कहीं गलती ना हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नीचे एक लाइन और, स्क्रीन के ऊपर, इन दोनों के सामूहिक रूप को नई आर्थिक कार्यक्रम या न्यू डील का नाम दिया गया। हाँ सर, न्यू डील, अब ये शब्द कहीं सुना हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बच्चों, इन्हीं 2 कार्यक्रम को एक साथ रिलीफ एंड रिकवरी एक्ट और रिपोर्ट एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट, ये दो मेन एक्ट रूजवेल्ट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कराने का कोशिश किया इन 2 एक्ट्स के थ्रू, और इन दोनों के सामूहिक
इन दोनों का जो सम है, सामूहिक प्रभाव को ही कहा गया न्यू आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति या न्यू डील का नाम दिया गया। न्यू डील को हम चैप्टर नंबर 3 में और डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, तो चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता ना करो मेरे वीरों, चिंता ना करो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं बच्चों, आगे नहीं बढ़ते हैं, यहीं तक आज हमारा सिलसिला रहेगा। इसके बाद हम अपने क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, आप सब सुरक्षित रहें, मास्क पहने, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी बिल्कुल नहीं गया है मेरे बच्चों, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें सेफ्टी का, अपने और अपने परिवार वालों का। कोई भी डाउट हो आप मुझसे क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है वो पुरानी चीज़ों को लिंक ना कर पाए हों, तो बच्चों आप मेहनत करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ें, बट जहाँ भी पढ़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ें। ग्रेजुएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेस होता है किसी भी बच्चे का। अगर आपने ग्रेजुएशन को हल्के में लिया तो आप इकोनॉमिक ऑनर्स कर तो जाओगे, ग्रेजुएट कहे तो जाओगे, लेकिन आपसे जब कोई सवाल सॉल्व नहीं होगा ना, बेसिक सवाल, आपको डिमांड समझ में नहीं आएगा, सप्लाई समझ में नहीं आएगा, मार्केट समझ में नहीं आएगा, बाजार जिसको कहते हैं, मोनोपोली समझ में नहीं आएगा, जीडीपी समझ में नहीं आएगा, राष्ट्रीय आय समझ में नहीं आएगा, निजी आय समझ में नहीं आएगा, राष्ट्रीय आय निजी आय में फ़र्क क्या होता है ये समझ में नहीं आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो। आप किसी से कह भी नहीं सकते अपना दुख। कौन सा दुख सर, कौन सा दुख? ये अधूरी नॉलेज का दुख। आप किसी से कहोगे तो वो आप पे हंसेगा। ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री जो तुमने ले ली है, ये तुमको बहुत सारे सवाल को पूछने से तुमको रोक देगा, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। मैं चाहता हूं उस डर से आप निकल जाओ आज मेहनत करके। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कई बार विनती करता हूं, अभी भी करता हूं कि मेहनत करो, मेहनत करना सीखो, काम चोरी नहीं। तुम नेता नहीं, तुम विद्यार्थी हो और तुम्हारा काम है मेहनत करना। अरे नेता काम चोरी करते हैं, विद्यार्थी नहीं। प्राउड टू बी एन स्टूडेंट। चलो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।